नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद सर आप सभी बच्चों का क्लास में स्वागत करता हूं। बेटा, आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो सोशल साइंस का है और क्लास 9वीं का ये क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम का, जो कि आज बच्चों का है। तो आज इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए बना सकूं और ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व में कर लगाने का अधिकार किसे प्राप्त था। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रांस जो है ये संवैधानिक राजतंत्र कब बना। फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बना 1791 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रॉबेस्पियर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख नेता था। तो रॉबेस्पियर जो नेता था वो था ऑप्शन नंबर सी, जैकोबिन क्लब का। तो तीसरे का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रांस के राष्ट्रगीत मार्सिले की रचना किसने की। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, रिजल्ट द लाइल ने इसकी रचना की। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच में कहता है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, ओलंपे द गूज ने। इसके बाद सिक्स्थ, उत्पादन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए उत्पादन के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है, मानव की भी आवश्यकता होती है, संसाधन भी लगते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। तो बेटा उम्मीद कर रहा हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो बेटा वीडियो को भी लाइक कीजिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट आगे कहता है सेवन्थ में, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कौन है। देखिए खरीफ फसल की अगर बात की जाती है तो ज्वार भी हमारी खरीफ फसल है, बाजरा भी खरीफ फसल है और चावल भी खरीफ फसल है। ये तीनों ही हमारी खरीफ फसल है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना क्या कहलाता है। ये कहलाता है बहुविधि फसल प्रणाली। 8 का है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है किस प्रकार के बीज से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा हो सकता है। देखिए तो वो जो बीज होता है जिससे एक ही पौधे से हम ज़्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं वो बीज है HYV के बीज, ठीक है। तो 9th का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन सा क्रियाकलाप जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। देखिए पशुपालन ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, उद्योग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, संचार जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक क्रियाकलाप है। तो 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद 11वें में क्या कहता है, गुरप्रीत अपने बाग में सेब की खेती लाभ कमाने के उद्देश्य से करती है, उसका यह कार्य किस प्रकार का है। देखिए खेती कर रही है वो लाभ कमाने के लिए, तो उसका किस उद्देश्य से वो खेती कर रही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है आधुनिक कृषि प्रणाली के उपयोग द्वारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस फसल की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है बी, गेहूँ। 13, जनसंख्या पूंजी में बदल जाती है। तो जनसंख्या पूंजी में बदल जाएगी, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। जब जनसंख्या को शिक्षा भी, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं भी और प्रशिक्षण भी, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो वो पूंजी में बदल जाएगी। तो 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद 14, किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15, दोआब का
अर्थ होता है, दोआब का क्या अर्थ होता है? दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, हरियाणा। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है? मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है क्या? मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर का कारण है? ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशों में अंतर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 20, यहाँ हमें गलत मिलान करना है। तो गलत मिलान करना, जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, ये नेपाल में है। ठीक है। तो हमारा जो इसमें जो हमें गलत बताना था, यहाँ गलत मिलान की पहचान करनी थी, तो जो सही आंसर है इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने वर्ष 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, पाकिस्तान। इसके बाद 22, जिम्बाब्वे के तानाशाह का नाम बताइए? तो इसका नंबर जो ऑप्शन है वो सही है सी, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे वो है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इसके बाद 24, डैश में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र किस बात का प्रतीक करते हैं? यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है, तो ये टूटी हुई जंजीर है, ये फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ चित्र है। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, आज़ादी का। ठीक है, टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सन 1791 में फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक बनने के लिए क्या आधार माना गया? ठीक है। तो पहला, फ्रांस के सभी नागरिक जो है वो सक्रिय नागरिक थे? नहीं, ये गलत है। ठीक है, केवल पुरुष जो थे वही सक्रिय नागरिक थे, और जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, और वो पुरुष थे और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, यहाँ हमें कथन दिए हैं संकल्पना और कारण में। तो संकल्पना में दिया गया, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्टेट जनरल की सभा से विरोध जताते हुए बाहर चले गए। कारण दिया है, तीसरे स्टेट्स आधारित मतदान की जगह व्यक्ति आधारित मतदान की मांग को सम्राट ने अस्वीकार कर दिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, और ए की व्याख्या आर सही कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है, तो उसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये हमारा बी से मिल जाएगा, सेकंड जो है ये हमारा डी से मिल जाएगा, थर्ड हमारा ए से मिल जाएगा, और डी हमारा फोर्थ हमारा सी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि भारत के भूभाग के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से समुचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो हमें सही विकल्प वो चुनना है। देखिए पहले में बोला गया है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल ठीक है। इसके मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार 30 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। और हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। कर्क रेखा इसे लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया गया है। इसमें बोला गया है कि भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो पहला बोला गया है यह सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है, बिल्कुल ठीक है। जलोढ़ों के निक्षेप के कारण यह अधिक उपजाऊ है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। तो इसका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है हमें इसमें जो सही कारण है वो पहचानना है, सही विकल्प को पहचानना है। कहता है कि भारत के उत्तरी मैदानों के उपजाऊ होने के कारण क्या है, कारण बताना है। उत्तरी मैदान क्यों उपजाऊ है? पहला स्टेटमेंट, पर्याप्त पानी की मात्रा उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। काली मृदा से बना है, जी नहीं, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना है, ये सही है। तो हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है, यहाँ भी संकल्पना और कारण दिया हुआ है। तो संकल्पना में बोलता है कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिमी घाट में जो है पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है बारिश होती है। इसके बाद पश्चिमी घाट की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट की उत्पत्ति ज्वालामुखी से नहीं हुई है, ये रॉन्ग है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, संकल्पना ए में हिंद महासागर यूरोपीय देशों और एशियाई देशों को मिलाता है, ये बिल्कुल गलत है। हिंद महासागर यूरोपीय देशों को नहीं मिलाता है। इसके बाद कारण में दिया हुआ है, भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। तो 34 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, जिसमें ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट आगे दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। संकल्पना, नगद पैसों को क्रियाशील पूंजी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, आधुनिक कृषि प्रणाली ने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 37वां सवाल, कविता एक कामकाजी महिला है, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर बताइए कि वो रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है। उसके पास नौकरी की सुरक्षा है, उसका रोजगार नियमित है, उसके पास स्वास्थ्य और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है। तो ये तीनों ही जो आएंगे ये ऑप्शन नंबर बी में आएगा, संगठित क्षेत्र में। तो 37 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 38 में देखिए, रवि बेरोजगार कहलाएगा यदि उसकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, बिल्कुल ठीक है। वह काम करने की इच्छा रखता हो, बिल्कुल ठीक है। प्रचलित दर पर मजदूरी उपलब्ध ना हो, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 39 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और उसकी पहचान करनी है, ठीक है। तो जो सही कथन है उसकी पहचान करनी है हमें। तो 39 में तो बेटा जो इसका सही आंसर है 39 के, वह ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट 40 में कहता है हमें गलत कथन की पहचान करनी है इसमें। तो गलत कथन कौन सा है हमारा? तो हमारा जो गलत कथन है देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो 40 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 41 में, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। ये पानी में घुलकर पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता कुछ समय पश्चात कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही इसके सही है। तो उपरोक्त डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 41 का जो डी है वो सही जवाब है। नेक्स्ट आगे कहता है 42 में, देखिए यहाँ पर एक हमें स्टेटमेंट दी हुई है और हमें सही शब्द को पहचानना है, जो उसकी परिभाषा दी है शब्द की वो सही पहचानना है। कहता है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का सम्मान जो है वो देती है, ठीक है। तो जो ये सही जवाब है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो इस स्टेटमेंट में पूछा गया है
ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी। तो 43 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कहता है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि संविधान विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान सरकार के गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। संविधान शासन प्रमुखों के नाम को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आगे देखिए 45 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? तो हमें भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो जो इसका सही कथन है वह ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 45 का सी है। नेक्स्ट आगे कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? तो देखिए भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक शासन पद्धति पर बल देता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुत्व के विकास पर बल देता है, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सेक्शन सी आता है हमारा। यहाँ पे सेक्शन सी आ गया है, खंडगा। तो इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी पैराग्राफ के आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो 47 में बोला गया है 18वीं सदी में फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका सही जवाब है सी, बोर्बो वंश का। फिर उसके बाद 48 में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के खाली राजकोष का कारण नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट 49 में कहता है फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में करों में वृद्धि के कुछ कारण दिए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो देखिए जो करों में वृद्धि हो रही थी वो किस कारण हो रही थी? सेना के रखरखाव की वजह से हो रही थी, बिल्कुल ठीक है। सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए हो रही थी, बिल्कुल ठीक है। राज दरबार की शान और शौकत के लिए हो रही थी, बिल्कुल ठीक है। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के लिए भी हो रही थी। तो इसके चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आगे कहता है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस की मुद्रा थी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में 18वीं सदी में फ्रांस का समाज किन स्टेटों में बटा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति का साझा शत्रु था? तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगले एक और पैराग्राफ शुरू होता है। तो देखते हैं इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 53 में बोला गया है सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र की बुनियादी बात है। बुनियादी बात क्या है? कि लोग अपने बारे में स्वयं फैसला लें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लोकतंत्र में फैसलों में देरी का कारण क्या होता है? लोकतंत्र में फैसलों में देरी का कारण होता है कि फैसलों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट 55 में लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए इसके सभी फैसले सही होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यह लोगों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र सभी समस्याओं को तुरंत समाप्त कर देता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट सेकंड है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 56 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की कमी नहीं है? तो लोकतंत्र की कमी कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, लोगों द्वारा चुना जाना। ये लोकतंत्र की कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है भारत की तरह विविधता वाले देश के लिए शासन की सबसे बेहतर पद्धति है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 58 में लोकतंत्र टकराव की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फैसले में लोगों की भागीदारी होती है। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया आपको? यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, तो उस मैप के आधार पर हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे 59 में आपको दिया गया है, यहाँ पर हम मैप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मैप दिया हुआ है, ये हमारा मैप है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो है ये क्या है? तो देखिए इसमें प्रश्न क्या करता है? तो इसमें बोलता है 59 में
कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए उस राज्य की राजधानी है जिस राज्य में यह अंकित है। राजधानी का नाम विकल्प में से पहचान कर लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा राज्य है हमारा। तो ये जो हमारा राज्य है ये है हमारा उड़ीसा, ठीक है, ये हमारा है उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। तो इसका जो सही विकल्प होगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि भारत के उस राजनीतिक मानचित्र पर संकेत बी एक पर्वत चोटी है, उसका नाम विकल्प में पहचान कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें बी दिया हुआ है, तो ये हमारा बी जो है ये सिक्किम राज्य में है। और सिक्किम में कौन सी चोटी पड़ती है? पर्वत चोटी। जो सिक्किम में पर्वत चोटी पड़ती है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये हमारे 60 सवाल हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ सवाल जो हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए भी दिए गए हैं। जैसे भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है? और वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 60 प्रश्न पूरे होते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी बेटा अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो पे। थैंक यू।